हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सीटेट से रिलेटेड जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आने वाले अपने आगामी परीक्षाओं के लिए तत्परता से मेहनत कर रहे होंगे। और मेरे ईश्वर से यही कामना है कि आपकी जो आगामी आने वाली परीक्षाएँ हैं उनमें आप अपना बेस्ट दे पाएँ। और इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है। और मैं आपको एक्स्ट्रा ये बताना चाहती हूँ कि केवीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी मैं अपलोड करती हूँ, उनकी भी वीडियो। यदि आप इंटरेस्टेड हैं या आप एग्ज़ाम केवीएस का भी देने जा रहे हैं तो उन वीडियोस को देखें यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। या अगर आप नहीं देने वाले हैं केवीएस का एग्ज़ाम या आपके कोई फ्रेंड है तो उन्हें भी वीडियोस को शेयर करें। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं हम। तो 10-10 क्वेश्चन करके हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे और समझेंगे कि सीडीपी का कौन सा पोर्सन जो है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो सीडीपी से रिलेटेड है आपके। पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके जो 2 से 3 दिन में जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जो ही सीटेट के जो सिलेबस में पूरी तरह से समझ लीजिए कहा गया है आपको पूरी निश्चित तरीके से कि ये क्वेश्चन आएंगे, उन टॉपिक को मैंने इन्वॉल्व किया है ताकि आप उन चीज़ों के, उन क्वेश्चंस के बारीकी को और उनके क्या डिफरेंस है उनको समझ पाएँ। आई होप मैं आज आपको समझाने में सफल हूँ। लेकिन चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। तो किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है, अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है यूपी टेट की तरह की। खेल की आयु की इस अवस्था को कहते हैं, तूफान की जो है आयु किस अवस्था में कहते हैं, इस तरह से नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, पैडागॉजी सेशन में जो है क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, लेकिन अवस्थाओं से क्वेश्चन आ रहा है। तो किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है भावात्मक अस्थिरता और तीव्रता। तो सही बात है, भावात्मक जो है भावना से ग्रसित होता है व्यक्ति किशोरावस्था में जब होता है। अस्थिरता रहती है, जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता और मन के भाव जो होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। ठीक है। शारीरिक रूप से संबंधित समस्याएं, जी बिल्कुल ही शारीरिक रूप जो है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे हमारा मन भी बेचैन होता है, व्यक्ति का मन बेचैन होता है और उनकी शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। पहचान की खोज, बिल्कुल ही ये हो जाता है किशोरावस्था में कि हम अब जो है आपका किस प्रकार से कौन सी सब्जेक्ट में हम लें, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में किस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं होता। हमें क्या होता है, अपने आस पास पड़ोस से अनुभव लेके सीखना होता है, पहचान की खोज होती है उस टाइम में। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वह मूल्यांकन जिसका उपयोग शिक्षण के अंत में अधिगम की प्रगति का आकलन करने हेतु किया जाता है। ठीक है। देखिए, मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह कौन सा जो है मूल्यांकन है जो वर्ष के अंत में किया जाता है, आकलन जो अधिगम के वर्ष के अंत में किया जाता है। औपचारिक, योगात्मक, अधिगम के लिए आकलन, मूल्यांकन और अधिगम। देखिए, चौथा ऑप्शन जो है मूल्यांकन और अधिगम, ये आकलन से संबंधित नहीं है, मूल्यांकन खुद इसमें दे दिया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। औपचारिक आकलन विद्यालयों में होता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो औपचारिक आकलन जो है वर्ष के अंत में ही हो। जब भी जो है हम क्लास में एंट्री करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा औपचारिक आकलन बच्चे का करते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अधिगम के लिए आकलन मतलब खुद से खुद का जो है आकलन करना, वो आपका हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। लेकिन आपका योगात्मक आकलन जो हो जाएगा, जिसे आप एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं, जो वर्ष के अंत में आपका होता है। ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आकलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस बार, आकलन से हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मतलब कब आकलन जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो तभी ये उद्देश्यपूर्ण होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ये निगेटिव है। जहाँ भी किसी भी विद्यार्थी में अंतर या कंपटीशन की बात हो वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं पूछा है, इसलिए निगेटिव गलत होगा। अगर निगेटिव पूछता तो ये निगेटिव सही होता। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। आकलन से जो है उद्देश्यपूर्ण तब होगा जब बच्चों में हम भय करेंगे कि नहीं, अब अगले जो है हफ्ते आपका टेस्ट होने वाला है और बच्चे उससे डर जाएं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, फीडबैक प्राप्त होता है, यही जो है सही है।
कैसे सही है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। फीडबैक प्राप्त होता है क्योंकि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी भी हम जैसे हैं, अगर सीटेट का एग्जाम सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हैं, घर पे बैठे मोबाइल से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बुक से आप पढ़ रहे हैं, और सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप जितना चाहे उतना नया सीख सकते हैं, या चाहे तो आप आराम कर सकते हैं ना। तो हम जैसे विद्यार्थी एज ए स्टूडेंट हम ये सोचेंगे कि आज हमने कितना सीखा, ठीक है। तो हम अपना आकलन करेंगे ना कि आज हमने दिन भर में या एक हफ्ते में कितना नया सीखा है, और क्या हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो हमें पहले से आती हैं। और एक टीचर भी यही करता है कि एक स्टूडेंट अगर क्लास में आता है तो किस प्रकार से पहले से सीखा हुआ है, या क्या क्या बच्चे को अभी सिखाना बाकी है, जिससे मैं उसके वातावरण से चीज़ों को सिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आकलन करने से फीडबैक प्राप्त होता है कि हमें आगे अभी कितना मेहनत करना है या करनी चाहिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पियाजी साहब का ये जो है क्वेश्चन आया है, पियाजी साहब ने धूम मचा रखी है इस टाइम आपके सीटेट के एग्जाम्स में, तो बिल्कुल ही ये जो है आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं। और ये भगवान तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखते हैं, ऑप्शन देख लें पहले कि अहंकार पूर्ण सोच की व्यापकता, प्रतीकों का तार्किक और व्यवस्थित जोड़ तोड़, नियमों की समझ, किसी की कथित क्षमताओं को आत्मसम्मान प्राप्त होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बिल्कुल ही सही है ये ऑप्शन, कि जब हम कुछ कहते हैं तो हम उसको प्रूफ के साथ कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें, हाँ ये बात है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम जो सामने देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से उसी का निर्णय ले पाते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक अवस्था है आपकी, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं, उसमें जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं उसका भी हम नियम लगा देते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ आपका, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हुआ। पहले तो इसका क्या है, किसी ने तो इसको एक कल्पना की होगी जो दिखाई नहीं दे रही थी, फिर इसके बाद इन चीज़ों की खोज हुई है। तो यहाँ मूर्त संक्रियात्मक फिलहाल अवस्था की बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो इसमें क्या है, जो हम कहते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रूफ रखते हैं, ठीक है। नियमों की हमें समझ होती है, बिल्कुल तार्किक चिंतन कर पाते हैं हम। अगर वह किसी ने बना दिया तो उसको अगर किसी ने फिर क बना दिया तो हमको ये समझ में आता है कि अगर फिर से इसको इरेज कर देंगे तो वह हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन अहंकार पूर्ण सोच की व्यापकता नहीं होती, ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। ये अहम केंद्रितता की बात होती है, सेल्फ सेंटर्ड की बात होती है, लेकिन अहंकार जो है, ईगो है, उसकी बात सिर्फ आपके फ्राइड साहब कहते हैं, पियाजे साहब नहीं कहते। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या होता है प्रगतिशील कक्षा में, ज्ञान के रचनात्मक निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर अंकित किया जाता है। फर्स्ट मतलब कि तुम तेज हो, बच्चा का आईक्यू लेवल बढ़िया है, इसने 90% नंबर लाए हैं, तो ये क्लास में मॉनिटर वही रहेगा और कोई बच्चा मॉनिटर नहीं रहेगा। या अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो ये बच्चा तेज है और ये बच्चा आगे बैठेगा। ये बच्चा उन बच्चों से अलग होगा जो बच्चे कम सीख पाते हैं, या उन बच्चों के साथ बैठेगा तो ये बच्चा भी गधा हो जाएगा। इस तरह से होता है, तो नहीं, अंतर नहीं करना है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षकों को निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। जी, हम तो टीचर हैं, हम वही पढ़ाएंगे जो पुस्तक में दिया है, बच्चों को आए या न आए, ये गलत बात है, ठीक है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाना चाहिए, बच्चों में कंपटीशन करवाना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे को समझ ही ना पाएँ और अब एक दूसरे की संस्कृति को जान ही ना पाएँ। तो कंपटीशन की बात नहीं होगी, अभी भी मैंने बात कही। तो प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान की रचनात्मक, ठीक है, क्रिएटिव चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ बच्चा अपने ज्ञान को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है उसका उसे मौका मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए क्या सुझाव देंगे। कि कहने का मतलब है कि अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो आप उनको कक्षा में एक प्रकार का समानता देने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ठीक है। छात्रों के बीच समानता और अंतर की सराहना करें और उन्हें समायोजित करें, ठीक है। निर्देश के तहत समूह पर व्यक्तिगत ध्यान दें, छात्रों के सीखने के तरीके पर ध्यान दें। बिल्कुल, क्योंकि 20 बच्चे होंगे तो उनकी समानता या असमानता का क्या करेंगे, जो अंतर है उनके बीच की उनको सराहना करेंगे कि यदि बच्चे को इंग्लिश आती है और उस बच्चे को तमिल आती है, एक दूसरे बच्चे को हिंदी आती है, तो हम तीनों की सराहना करेंगे, तीनों की बड़ाई करेंगे और उन्हें समायोजित करेंगे कि बेटा आप एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की संस्कृति को जानिए, ठीक है। और प्रत्येक समूह में हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत ध्यान देंगे कि ये जो हिंदी बोलने वाला बच्चा है, जो मैंने उसको पढ़ाया वो उसको आया, तमिल वाला बच्चा है क्या, उसको जो मैंने पढ़ाया वो आया, तो इस तरह से, और उनके सीखने पर विशेष ध्यान देंगे। उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, के अनुसार शिक्षकों की गुणवत्ता निर्भर करती है। किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए एक क्लास में, ठीक है, एक स्कूल में। तो चयन के लिए पूर्व नियोजित साधन, प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियाँ। ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा तीसरा, फिर दूसरा तीसरा पहला, केवल एक। तो देखिए, एनसीएफ ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को चयन करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप अगर कोई सब्जेक्ट चयन कर रहे हैं तो उसे निर्धारित, उसको उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर करें तो सही है। प्रशिक्षण के लिए जो आप विधियां इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि तो कंफर्म है कि अगर आप क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक ही लय में और एक ही साथ नहीं सीख सकते, ठीक है, ये भी चाहिए। और यदि आप बच्चों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने जवाब से उनको संतुष्ट कर पाए, ये भी रणनीति आपके पास होनी चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा जिसका उपयोग बच्चे द्वारा आंतरिक रूप से विचारों को विनियमित करने के लिए किया जाता है, उसे माना जाता है सामाजिक भाषा, अहम केंद्रिक भाषा, आंतरिक भाषा और इनमें से कोई नहीं। जो आपके पियाजे साहब जी कहते हैं कि बच्चा जो है अकेले है और वो अपने आप से ही बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भाषा का निर्माण कर रहा है, वो अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा है, तो वो क्या है, आपका आंतरिक भाषा है, ठीक है बच्चे जो बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के निर्माण में समाजीकरण की कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब है जो उठना बैठना मौलिकता जो होती है, बच्चा कहाँ से सबसे पहले सीखता है। शैक्षिक संस्था से मतलब बच्चा जन्म लेते ही स्कूल में आ जाता है। धर्म क्या होगा, बच्चा तो जब जन्म लेता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो कहाँ है। धर्म की बात तो बहुत बाद में आती है। परिवार, मीडिया से तो नहीं, तो सबसे पहले समाजीकरण का जो प्राथमिक महत्वपूर्ण है वो है आपका परिवार। सबसे पहले बच्चा परिवार में ही अपने समाज को देखता है, क्योंकि परिवार एक छोटा समाज है एक बच्चे के लिए। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करता देखकर उसके सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे उलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश उदाहरण है, मतलब यह किसका उदाहरण है, पाठ का, परिवर्तन का, क्रमबद्धता का, प्रतिपादक अध्यापक का। तो अध्यापन नहीं है, यहाँ पे अध्यापन नहीं हो रहा। क्रमबद्धता की बात आपके पियाजे साहब जी कहते हैं, ठीक है, और परिवर्तन यहाँ हो नहीं रहा है, तो ये क्या है, आपका पाण है, जिसके बारे में आपके वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। जेडपीटी को इन्होंने क्या है, एक संभावित क्षेत्र है जिसे क्या है, ये जो बड़े होते हैं, बच्चों से जो लोग बड़े होते हैं वो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो बच्चा अपनी मंजिल तक, अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाता है। वही काम क्या कर रही हैं अध्यापिका इस क्वेश्चन में कर रही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन हम सीटीपी के कर चुके हैं। अब पहले क्वेश्चन से फिर हम शुरू करेंगे। हमने कहा था कि 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल ही 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। निगेटिविटी की बात हो रही है, निगेटिव ऑप्शन आपका सही होगा, पहले ये ध्यान दे दीजिए। कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बिल्कुल, बुद्धि जो है किसी भी कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि से हम किसी भी कार्य करने को, आसानी तरीके से किसी भी काम करने को, एक जो है अपने अंदर डाटाबेस तैयार करते हैं जो बुद्धि का आईक्यू लेवल का आपका उसके कनेक्शन होता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बिल्कुल, जितना ही आपके पास आईक्यू लेवल होगा उतना आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, और ये भी सही है कि आईक्यू लेवल को बढ़ाया जा सकता है। जीवन के अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बनाता है, जो बुद्धि की परिभाषा है। कहने का मतलब है जीवन में जो नई चीज़ें आ रही हों उसमें हम अपना सामंजस्य बना पाएँ, अपना योगदान दे पाएँ और किसी भी परिस्थिति में ढल पाएँ, यह बुद्धि का कारण होता है जी। बिल्कुल ही ये तीनों ऑप्शन सही हो गए। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्त क्या है, बुद्धि है। ये नहीं सही है कि बुद्धि आपको तभी बुद्धि है जब आप राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, जब आप आर्थिक क्षेत्र में काम कर पाइए, सामाजिक शक्ति का प्रयोग कर पाएँ। जरूरी नहीं है कि हम सभी राजनीति में नहीं है, फिर भी हम अपने आईक्यू का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपने निजी जीवन में, ठीक है। अगला देखते हैं, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अनुकरण समझ रहे हैं आप, इमिटेशन की बात है। इमिटेशन जिसके बारे में आपके चौमस्की साहब हिंदी जो भाषा है उसको उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो किस प्रकार भाषा को सीखता है, उसके पास एक खुद का जो है नियम कानून, एक व्याकरण होता है जिसको बच्चा लागू करके अपने पर्यावरण से चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी है, रेबर ने दी है, डम्बिल ने दी है, रॉस ने दी है, मैकडूगल ने दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डम्बिल ने दी है। और इसकी जो वीडियो है प्रीवियस मैं बना चुकी हूँ। और जो है ये जो
क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार ले रही हूँ और इसमें जो रेबर्न साहब ने अनुकरण के बारे में क्या कहा, रॉस साहब ने क्या कहा, मैकडोगल साहब ने क्या कहा, इनकी सभी परिभाषाएं मैंने उस वीडियो में बनाई हैं। यदि आपके पास टाइम हो या आप इच्छुक हो तो जाके देखें। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा जो बुद्धि से तर्क करने की क्षमता तेज कर पाए। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बच्चों के समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। अगला देख लेते हैं, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे। तो बच्चा सोच कहाँ पाएगा? जब सोच नहीं पाएगा बच्चा और गृह कार्य करने से उसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी, टाइम ही नहीं मिलेगी, तो बच्चा क्रिएटिविटी कहाँ से करेगा? बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने को कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लास में साइलेंसी जो है वो निगेटिव है। सीडीपी के हिसाब से, पेडागोगी के हिसाब से कक्षा में खामोशी नहीं चाहिए। तो सही हो जाएगा कि बच्चों की समस्याओं को हम सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है। आपकी कक्षा के एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर में बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि कुछ बहुत ही साफ तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि बच्चा जो अपने घर में नहीं बोलता है लेकिन स्कूल में बोलता है, क्या कारण हो सकता है इसका? विद्यालय प्रत्येक बच्चे को खूब बातें करने का अवसर देता है, तर्क रखने की बातें थोड़ी कि सारी बातें वहीं कर लो। जो बातें ज़रूरी नहीं है वो विद्यालय में करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कोई शिक्षक नहीं चाहता, वो तो चाहते हैं खामोशी हो। अगर सीडीपी में जो है पेडागोगी में ये नहीं होता कि खामोशी नहीं होनी चाहिए बच्चे में, बच्चे आपस में जो है इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखे, तो शिक्षक तो यही चाहे कि उसके क्लास में खामोशी ही हो। ठीक है। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। देखिए, घर पसंद सबको होता है, चाहे वह पशु हो या प्राणी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो पृथ्वी का, सभी को अपना घर जो है बहुत पसंद होता है। तो ये ऑप्शन उतना अच्छा नहीं होगा कि हम इसे सही माने। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये बात सही है कि बच्चा जो भी कहता है क्लास में, कक्षा में, उसके जो है सहपाठी और उसके जो अध्यापक हैं, उसके जो टीचर हैं, वो भी उसकी बात को सही मानते हैं। इसी वजह से वह अपनी बात को हमेशा विद्यालय में रखता है और यही जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? निगेटिव आ गया। ठीक है। मूल्यांकन जब हम करते हैं तब हमें किस चीज़ की सावधानी रखनी है, किस चीज़ की नहीं रखनी चाहिए, वो ऑप्शन में देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करना, विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। तो मैंने कहा, जहाँ हम बच्चे को कंपटीट नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करना है, बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है बच्चों को, और उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं करना है। यही आपका निगेटिव है और यही आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों को छठा है, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसके इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, आप कौन सी प्रतिक्रिया देंगे कि बच्ची जो है बहुत ही उत्सुक है चीज़ों को सीखने के लिए? तो मेरा एक पिछड़ी बालिका है, बच्ची उत्सुक है, पिछड़ी बालिका नहीं हो सकती। मेरा एक सृजनशील बालिका है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्ची उत्सुक है चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, लर्निंग अधिगम करने के लिए, अस्थायी अधिगम करने के लिए, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं क्या है, सृजनशील है, क्रिएटिविटी है बच्चे में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपने कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उसे विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो उसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, उपरोक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आप पूछेंगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहेंगे मैम मैं पढ़ के क्या करूँगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो कहते हैं कि मैं पढ़ के क्या करूँगा, मुझे तो बिज़नेस करना है। तो भाई, बिज़नेस तभी तो आप कर पाओगे जब आप विद्यालय की बेसिक चीज़ों को सीख पाओगे, क्योंकि विद्यालय में बताया जाता है कि आप अपनी बात को कैसे रखेंगे लोगों के सामने, आप किस तरह से प्रूफ करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो बिजनेस करने वाला है आगे, वो भी अपने विद्यालय में सही चीज़ को फॉलो करे, चीज़ों को पढ़े। ऐसा ना ले कि नहीं मुझे तो जो है गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा पढ़ के ना। तो हम क्या करेंगे, उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन सही होगा। उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, उसका मार्गदर्शन उचित तरीके से करेंगे, जैसे उसे समझाएंगे कि हमें किसी भी एरिया में जाना हो, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे जो है उचित विधियों से प्रयोग करेंगे शिक्षण में पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है?
ठीक है, किस किस मनोवैज्ञानिक विधि को आप कम आंकेंगे, उनकी समस्याएं उससे बहुत ज़्यादा हल नहीं हो पाएंगी बच्चों की। प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो आपको पता है परीक्षण विधि हमेशा काम नहीं करती है। प्रयोगात्मक विधि से हम चीज़ों को जो है समस्याओं को हल कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। निरीक्षण विधि से हम गलतियों की पहचान कर सकते हैं। और व्यक्ति इतिहास विधि से हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में जो है उसके डाटाबेस को जान के उसकी जो निजी लाइफ की कमियों को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण में करिकुलम से इंग्लिश से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और इंग्लिश से भी मैं क्वेश्चन जो लाऊंगी 30 क्वेश्चन। तो आप उन्हें यदि देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे देखते हैं आगे, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? व्यक्ति विभिन्नता को, शिक्षक के कौशल को, विद्यालय की व्यवस्था को, बालक की आर्थिक स्थिति को। देखिए, बालक कहीं से भी आता है, उसकी आर्थिक स्थिति से हमें कुछ नहीं लेना देना है। बच्चा का बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं। बच्चा आ रहा है हमारे यहाँ कुछ सीखने, हमें उसे सिखाना है बस। विद्यालय की व्यवस्था कुछ भी हो, विद्यालय में अगर अच्छी जैसे व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, लेकिन अगर हम शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से कुछ सिखाना है हमें अपने जो है गांव के बच्चे को या बच्चों को, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि पाठ्यचर्या की या पाठ्यक्रम की क्या जो है कनेक्शन है विद्यालय की व्यवस्था से। बिल्कुल भी शिक्षक के कौशल से पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम तो बना दिया जाए, बच्चों के हिसाब से बनाना है। व्यक्तिक विभिन्नता देखनी है कि बच्चे जो हैं वो 20 प्रकार के आएंगे, 20 बच्चे होंगे, 20 किस्म के होंगे, 20 की भाषाएं अलग हो सकती हैं, व्यवहार अलग हो सकते हैं, IQ लेवल अलग होगा, सीखने के जो तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम जो होना चाहिए ताकि जो है प्रतिभाशाली बालक भी सीख पाए और जो नॉर्मल बच्चा है जिसका IQ लेवल बहुत बढ़िया नहीं है वो भी चीज़ों को सीख पाए। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रच्छात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। तो कल्पनात्मक चिंतन वो हो जाएगा जो हमें चीज़ें सामने दिखाई नहीं देती। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में है कि वातावरण से देख कर सीखता है बालक। तो तार्किक तर्क की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, प्रत्यात्मकता की बात नहीं है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो है चीज़ों को देख रहा है और अनुभव कर रहा है तब उनसे सीख रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हम 20 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा मान लीजिए फिर से 1 से शुरू कर दिया हमने। ये 10 क्वेश्चन करेंगे तो 30 क्वेश्चन CDP के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पियाजे साहब ने, मिलर साहब ने, डिलार्ड साहब ने, वेंडूरा और वाल्टर साहब ने। तो बिल्कुल ही आपको पता है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है आपके वेंडूरा साहब ने दिया है और उनकी हेल्प की है वाल्टर साहब ने। पियाजे साहब तो सामाजिक अधिगम की बात नहीं करते हैं, फिलहाल अधिगम की बात तो सभी मनोवैज्ञानिक करते हैं। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो कहते हैं, बच्चा सीख नहीं पाता है किसी अधिगम को अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या होता है कभी भी नहीं सीख सकते। अच्छा, जिनमें अधिगम निरी होता है वो कभी नहीं सीख पाएंगे, कुछ तो सीखेंगे भैया। अगर बच्चा बोल नहीं पाता है ढंग से तो ऐसा थोड़ी कि वो स्वर ही नहीं सीख पाएगा। मान लीजिए अगर बच्चा आ में अंतर नहीं कर पा रहा, आ बोल रहा है, फिर भी वो ई तो सीखेगा, ऊ तो सीखेगा, कुछ तो शब्द सीखेगा बच्चा, कुछ तो अक्षर सीखेगा बच्चा। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि सब में नहीं दिक्कत होती है उनको। वो कहीं कहीं जैसे अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है ढंग से तो उच्चारित करने में उसे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी दिक्कत होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये हो गया है, फिलहाल आप देख लीजिएगा, यहाँ पे तीसरा बना लीजिएगा। डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक मतलब खुद को भी प्रूफ करना और पूरे अच्छे तरीके से प्रूफ नहीं कर पाना, लेकिन उसे बच्चे को पता है कि हम सही हैं लेकिन बच्चा प्रूफ नहीं कर पाता। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, ठीक है बच्चा, वो क्या है? बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, उसे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहते हैं। ठीक है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को एक दूसरे के साथ मिलकर बांटकर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा अभिष्टता की भावना का। तो आप ही बताइए इसमें क्या हो सकता है? बच्चा जो है अपनी कक्षा में खिलौनों के साथ खेल रहा है और वो खिलौनों को अदला बदली करके एक दूसरे के साथ मिल बांट के खेल रहे हैं, तो उसे सिर्फ शारीरिक क्षमता ही होगी? मतलब खेल की बात हुई तो सिर्फ शारीरिक तो होगा नहीं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ, जरूरी नहीं कि जब हम कक्षा में खिला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो
कोई शिक्षण विधि ही इससे हो। हम बच्चे को लंच के टाइम में बस उसी तरह छोड़ भी देते हैं कि फील्ड में बच्चे बस एक दूसरे को समझ पाएँ, जान पाएँ और उनकी शारीरिक वृद्धि भी हो पाए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। एकता और सहयोग हो जाएगा। बच्चे क्या है, एकता और सहयोग का मतलब समझ रहे हैं कि ठीक है, मैं ये खिलौना लेके खेल लेता हूँ ABCD वाला, तुम ये बर्ड्स नेम वाला खेल लो, फिर जब तुम याद कर लेना ना तो मुझे दे देना। इस तरह से बच्चे कहते हैं ना, तो इस तरह से क्या है, एकता और सहयोग की भावना हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, ठीक है। पियाजे साहब आ गए हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहने का मतलब है किसमें वो अंतर करने लगेगा बच्चा कि हाँ ये जो है ब्लैक कलर का दोनों है तो क्या हुआ, लेकिन ये बिल्ली है, ये क्या है, जो है डॉग है ना। इस तरह से बच्चा तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, आप देखिए अंतर कर लेगा वो वस्तुओं में, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक होगी कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होगी वो होगी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा क्या कर रहा है, अंतर करना सीख गया है पूरी तरीके से। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। आपको पता है इंद्रजनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष है, 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और 11 से ऊपर की बात होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवस्था होगा नहीं, क्लियर है। वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, निगेटिव है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, हाँ सही बात है कि बाल केंद्रित शिक्षा यही कहता है कि बच्चे के सभी कौशलों पर ध्यान देना है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, हाँ बालक किस प्रकार से सोचते समझते इसके बारे में भी। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान देना, केवल आ गया, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछा है, निगेटिव ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब ने किसका प्रतिपादन नहीं किए हैं। वैसे थॉर्नडाइक साहब आ नहीं रहे सीटेट में एग्जाम इस टाइम, लेकिन जो नहीं कि आने वाले यूपीटेट या अदर्स जो है अगले जो आपके एग्जाम्स आएंगे उसमें ना आए, ठीक है। संभावनाएं हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो तत्परता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, प्रभाव का सिद्धांत दिया है, अभ्यास का सिद्धांत दिया, लेकिन जो है सीखने का प्रबलन का सिद्धांत नहीं दिया। ये आपके हल साहब ने इसकी बात करी है रीइंफोर्समेंट की, प्रबलन की, ठीक है, पुनर्बलन की। अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करते हैं कि बार बार जैसे बच्चे को एक खिलौना दे दिए तो वो क्या है, मान लीजिए अगर खाट पे बैठ के खेल रहा है तो वो फेंक के नीचे देखेगा, फिर उठा के देना पड़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर उठा के देना पड़ेगा, तो ये है आपका सहसावस्था में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो जो निगेटिव होगा वही सही होगा। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, हाँ सही बात है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, आंसर जो है ऑप्शन जो है घुमा के दिया है, लेकिन ये सही है। कह रहा है कि याद नहीं करना है बल्कि उनके सीखने पर बल देता है, तो ये वाला सही है इसलिए गलत है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं वातावरण के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, हाँ बच्चा किस प्रकार से किस वातावरण में सीखेगा इसका भी निर्णय मूल्यांकन द्वारा होता है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, शिक्षक केंद्रित नहीं, जो है बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव सही हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव ही सही हो जाएगा। लिखने चलने टहलने बोलने की अक्षमता होती है किसमें, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया फिर से हो गया, और अफेजिया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अप्रेक्सिया। और इनके बारे में तो डिटेल में हम बात कर चुके हैं अपने जो है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।